राहुल जी जो हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो वोट चुरा कर पीएम बने हैं। क्या कहना है आपका? 65 लाख वोट काट दिए गए। और पटना जिला तो मेनली एनडीए का गढ़ माना जाता है। राजनीतिक रूप से हम कभी अलग हुए, यह बात ठीक है, कभी साथ हुए, कोर्ट में भी गए हैं, तो कोर्ट भी चीजों को देख रहा है। अब न कोर्ट के ऊपर आपका भरोसा है, न संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन के ऊपर भरोसा है। हमारी सुरक्षा में पुलिस की स्कॉट गाड़ी होती है, उसमें 6 अगर जवान है तो उसमें 3 महिला है, 4 महिला है, और सरकार जो अगली बनेगी उसमें मजबूत साझेदार के रूप में हमारी पार्टी रहेगी। नीतीश जी लगातार 24 घंटा में 16 घंटा अभी भी काम करते हैं। अरे अभी नीतीश कुमार जी हैं, कोई वैकेंसी नहीं है जिसकी आप बात करें। देखिए, एक तो लालू जी के साथ बहुत काम करने का मुझको मौका नहीं मिला, तो लालू जी ने समाज को जगाने का बहुत बड़ा काम किया। बिहार में चुनाव है और इसकी गर्माहट जो है वो दिल्ली में खूब देखी जा रही है, चाहे वो केंद्रीय पार्टी हो या फिर क्षेत्रीय पार्टी। सारी लगाम जो है वो दिल्ली से ही चल रही है। ऐसे में हम पहुंचे हैं राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे उपेंद्र कुशवाहा जी के पास, जो आरएलएम के अध्यक्ष हैं और बिहार की राजनीति में वो किंग मेकर की भूमिका में सभी को दिखाई देने वाले हैं और रहे भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे शो में। राहुल जी जो हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो वोट चुरा कर और पीएम बने हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, क्या बोलते हैं राहुल जी, कई बार तो ऐसा लगता है कि अपनी कही हुई बातों का अर्थ वही समझते हो। अभी जिस तरह से एसआईआर को मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्ष की ओर से हो रही है, खासकर बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो इस दृष्टि से ठीक है कि थोड़ा कर्नाटका की इशू उठा रहे हैं, लेकिन मेनली बिहार में जो एसआईआर का काम अभी चल रहा है बिल्कुल नॉन इशू है, कहीं से कोई मतलब नहीं इसका। बिहार के संदर्भ में खासकर हम कहेंगे इस विषय को लेकर, अभी ड्राफ्ट पब्लिश किया है इलेक्शन कमीशन ने। कुछ लोगों के नाम काटे गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो लोग अब नहीं है इस दुनिया में उनका नाम कटना चाहिए। ठीक कटा है। बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम 2 जगह है, एक से ज़्यादा जगह है, उनका नाम कटना चाहिए था, कटा है। बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, ऐसे लोग भी हैं, तो उनका नाम कटा है, कटना ही चाहिए। और उसके बावजूद ड्राफ्ट का पब्लिकेशन हुआ है, तो जिनको कोई ऑब्जेक्शन देना हो, कुछ कहना हो तो कहें, लेकिन विपक्ष के लोग, इवन राहुल जी हों या कोई, इस तरह की बात नहीं करेंगे। और अनावश्यक बातों को लेकर अभी हाउस भी पूरा, पार्लियामेंट भी डिस्टर्ब किए हुए हैं। उनको अगर वास्तव में कुछ ऐसा लगता है कि गड़बड़ी इस स्तर पे इसमें हो रही है, तो बजाबता उस गड़बड़ी को लेकर इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए, न कि मीडिया में बयानबाजी करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन जो डाटा आया है जिस पे मैं भी काफ़ी देर से रिसर्च कर रही थी, 65 लाख वोट काट दिए गए, शायद उससे ज़्यादा। हाँ, 65 लाख, 6.8 लाख की बात हो रही है, जिसमें सीमांचल से सबसे ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से जो है वो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो नहीं, देखिए, पहले थोड़ी आशंका लोग कर रहे थे, उन्हीं लोगों की ओर से ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा था कि सीमांचल का इलाका जहां ज़्यादा महागठबंधन या आरजेडी का समर्थन होता है, तो वहाँ का नाम ज़्यादा कटेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिएगा अलग अलग ब्रेकअप अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो सबसे ज़्यादा पटना जिला से लोगों के नाम काटे गए हैं, और पटना जिला तो मेनली एनडीए का गढ़ माना जाता है। तो ऐसा नहीं कि किसी खास एरिया को टारगेट किया गया हो, सभी डिस्ट्रिक्ट से नाम काटे गए हैं। और हम तो यह कह रहे हैं कि ना, एक तो अगर कुछ वैसा है, अब बिहार में ठीक है, सीमांचल ही सही, तो जाएं सीमांचल के किसी गांव में, और उस गांव की एक तरफ से अगर 500 लोगों का नाम नहीं है, तो 500 लोगों का डाटा लाएं और लोगों को सामने लाएं, मीडिया के सामने, कि देखिए 500 लोग हैं इस टोला में, इनका नाम नहीं है। तो उस तरह से करें, फिर बात समझ में आ सकती है कि वास्तव में कुछ ऐसा हुआ है। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन के पास ऑब्जेक्शन दे जिनके साथ कोई गड़बड़ी हुई है। तीसरी बात कि मामला तो कोर्ट में भी है, जो कोर्ट में भी गए हैं, तो कोर्ट भी चीज़ों को देख रहा है। अब न कोर्ट के ऊपर आपका भरोसा है, न संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन के ऊपर भरोसा है, और न सही बात लोगों के बीच आप रख रहे हैं। असल में सही बात है ही नहीं, तो रखेंगे क्या? तो कुछ भी नहीं है, बस मुद्दा बनाने का प्रयास है। अच्छा, ये बताइए, चुनाव तो अब सिर पे
लगभग आ ही चुका है, अब तो जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार का प्रभाव आप पर सबसे ज़्यादा रहा, और सबसे ज़्यादा लड़ाई भी आपने उन्हीं से की, सबसे ठीक ज़्यादा है बात विलय है। भी आपने उन्हीं की पार्टी में किया। नहीं ठीक है, देखिए असल में उनके साथ जाना, उससे बाहर आना, नीतीश कुमार जी आज जिस पार्टी में हैं हुँ, उस पार्टी के फाउंडर मेंबर में से हम एक हैं। समता पार्टी जब बनी थी 1994 में, तो उसके पहले से नीतीश जी के साथ हम व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए रहे हैं। और फिर पार्टी बनी तो दिन रात मेहनत करके हम सब लोगों ने उस दल को बनाया। और फिर कभी लगा कि कोई दिक्कत हो रही है तो हम फिर अपनी पार्टी सब लोगों के सामने है जो हमने बनाई समय समय पर अलग अलग पार्टी। और फिर लगा तो क्योंकि वही पार्टी जिसको अपनी पार्टी के अलावा वही पार्टी है जिसको हमने खुद बनाया, तो हम उसमें गए। अब नीतीश जी से व्यक्तिगत संबंध हमारा शुरुआत से, जब से संबंध हुआ तब से कभी खराब नहीं हुआ। राजनीतिक रूप से हम कभी अलग हुए, यह बात ठीक है, कभी साथ हुए, लेकिन व्यक्तिगत संबंध उनसे हमेशा हमारा रहा है, निरंतर रहा है। और राजनीतिक रूप से भी लंबा काल तक हम लोगों ने साथ काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से उनका असर तो होना ही था, जो है मेरे ऊपर, इसमें हम कहाँ इनकार कर रहे हैं। तो चुनाव बस सिर पे है, तो इस बार उपेंद्र कुशवाहा जी किधर जाएँगे? और मतलब एनडीए में रहेंगे, खुद की पार्टी लॉन्च कर चुके हैं, मतलब अब उनका चुनाव चिन्ह भी आ गया है, तो इस बार क्या होगा? नहीं, नहीं, इस बार तो बिल्कुल क्लियर है, एनडीए में जाएँगे जैसा क्या, एनडीए में हम हैं ही। जी। एनडीए में हैं, हुँ, पूरी मजबूती के साथ हमारी पार्टी एनडीए में एक साझेदार के रूप में काम कर रही है। हुँ। चुनाव भी पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ हमारी पार्टी लड़ेगी, और सरकार जो अगली बनेगी उसमें मजबूत साझेदार के रूप में हमारी पार्टी रहेगी। ओके। और एक समीकरण है वहाँ पे लवकुश समीकरण, और एक समीकरण बनाया गया एम वाई समीकरण। तो लवकुश का चेहरा तो आप माने जाते रहे हैं हमेशा से। क्या ये समीकरण अभी भी उतना ही असरदार है जितना 2010 के समय था? क्योंकि जाति की तरफ से अब वहाँ के युवा भी थोड़े हट रहे हैं। नहीं देखिए, जो सामाजिक स्थिति है बिहार की, हुँ, अ, उससे इनकार आप नहीं कर सकते। अलग दूसरे राज्यों से वहाँ की स्थिति कुछ भिन्न है। और इस मामला में समता पार्टी का जो गठन हुआ था, तो लवकुश ही मुख्य रूप से एक बेस उस पार्टी का भी तब भी था, और आज भी कमोबेश नीतीश जी के साथ भी यही बेस है। हुँ, हुँ, और इसके साथ फिर अति पिछड़ा समाज के लोग, जो दलित समाज के लोग, महादलित समाज के लोग, वैसे लोग हैं। खास करके बैकवर्ड समाज में आप कहिए कि बैकवर्ड में भी डिवीजन है। कुछ लोग हैं जो अपने को ज़्यादा संपन्न उन्होंने कर लिया है, हर तरह से समाज में एक जगह बना ली है, और कुछ लोग हैं जो अभी तक वंचित हैं, उपेक्षित हैं, इनकी बड़ी संख्या है। तो ऐसे लोग समता पार्टी के भी आधार हुए, और वैसे ही लोग हमारे साथ भी हैं। हुँ, हुँ, तो स्वाभाविक रूप से हमारी पार्टी का भी बेस वही है, हुँ, जो हुँ, बेस नीतीश कुमार जी का रहा है। हुँ, तो अभी भी है, इसमें आप कैसे कहिए कि बिहार में अब नहीं है। और बिहार में क्या, लोग कहने वाले जो कहें, लेकिन ऐसा नहीं कि बिहार में ही सामाजिक बेस या जात के आधार पे वोटिंग का पैटर्न है। दूसरे राज्यों में भी कौन सा राज्य है बिहार देश का जहाँ जात के आधार पे वोटिंग नहीं होती है? हुँ, सभी जगह कमोबेश, कहीं थोड़ा ज़्यादा कहीं कम, हुँ, हुँ। लेकिन सब जगह है। बिहार के साथ भी यही सच्चाई है। लेकिन आपने एक बार कहा था कि मैं ही किंग मेकर हूँगा और मैं ही अगला सीएम हूँगा, और उसके बाद आप, मतलब आपको वो जगह नहीं दी गई तो आपने पार्टी से नहीं, दरकिनार नहीं, कर देखिए लिया था। वैसी जी। बात नहीं है। हुँ, पिछली बार 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, जी। उस समय हमने अलग से एक थर्ड फ्रंट बनाया था। उसमें और भी हमारी पार्टी के अलावा और भी कई पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी वगैरह। तो उस गठबंधन ने हमको सीएम चेहरा के रूप में, फेस के रूप में घोषित किया था। तो तब की बात अलग थी, क्योंकि उस गठबंधन के लीडर के रूप में हमको प्रोजेक्ट किया था लोगों ने। तो उस समय पुरानी बात हो गई। अभी की जो स्थिति है उसमें एनडीए है, और मजबूती के साथ एनडीए काम करेगा। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार जी के लिए बातें आ रही हैं कि वो बीमार हो गए हैं, आपने भी उनको सजेशन दिया कि भई जदयू का कमान जो है, मतलब दोनों चीज़ें नहीं चल सकती, पार्टी भी नहीं चल सकती और सीएम। तो उस जगह पे आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में किसके सर पे ताज होगा?
नहीं देखिए, एनडीए ने बिल्कुल साफ कहा है, इसमें कहीं कोई अभी तो कंफ्यूजन नहीं है। जी। नीतीश कुमार जी के ही लीडरशिप में बिहार का इलेक्शन होगा हुँ, और फिर अगली सरकार नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में ही बनेगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। जहाँ तक नीतीश कुमार जी के बीमार होने का सवाल है, बिल्कुल गलत इस तरह की बात जो लोग भी करते हैं, अ, कहीं से इसमें सच्चाई नहीं है। हुँ, नीतीश जी लगातार 24 घंटा में 16 घंटा अभी भी काम करते हैं। हुँ, हुँ, बिहार के किसी न किसी हिस्सा में रोज होते हैं, कोई हुँ, न कोई कार्यक्रम में इतनी सक्रियता के साथ मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, उसके बावजूद उनके बारे में कहना है कि बीमार हो गए हैं, हुँ, यह पूरे तौर पे गलत है, हुँ, कहीं हुँ, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हुँ, हमने जिस संदर्भ में कहा था, जिसकी आप चर्चा कर रही हैं जी, कि नीतीश जी को पार्टी वाले इस ऊपर फैसला लेना चाहिए, हमने यही कहा था कि मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनका एक लंबा अनुभव है, उस हुँ, अनुभव का लाभ बिहार को जितना मिले उतना अच्छा है, जी, राज्य के इंटरेस्ट में है। हुँ, तो इस पद पर मुख्यमंत्री जी अभी भी हैं, आगे भी बने रहें, उनको बने रहना चाहिए। हुँ, हुँ, लेकिन पार्टी जो है, पार्टी उनकी है, अब वो अलग विषय, हम तो अब उस पार्टी में हैं भी नहीं। जी, लेकिन उस पार्टी के बारे में थोड़ा-सा उनको सोचना चाहिए, क्योंकि दोनों दायित्वों का निर्वहन एक साथ करने में पार्टी का काम कहीं न कहीं थोड़ा पीछे पड़ रहा है उनका दल, लेकिन क्योंकि हम भी उसमें रहे हैं, जी, इसलिए थोड़ा मोह तो मुझको होता ही है। हुँ, हुँ, तो इसलिए हमने सजेशन दिया कि दल के बारे में थोड़ा नीतीश जी सोचें, हुँ। बाकी मुख्यमंत्री का काम करते रहें। लेकिन जो कुछ वीडियोज़ आते हैं जिसके बाद वायरल हो जाते हैं, कुछ चर्चाएँ आम हो जाती हैं कि भई कभी नीतीश जी तीर कमान छोड़ देते हैं अगर आपको ध्यान हो वो रील काफ़ी वायरल हुई। फिर कभी आता है कि स्टेज पे महिला जाती है उसको पकड़ लेते हैं, उसको ज़बरदस्ती कभी किसी आईएएस के ऊपर गमला रख देते हैं। इस तरह की चीज़ें जब आती हैं तो फिर बातें बहुत सारी बनती हैं और आप तो करीब से जानते होंगे, जुड़े रहे होंगे। तो उसमें आपको लगता है क्या कि कुछ नहीं, है? देखिए, ऐसा जी, बिल्कुल नहीं है। जी। अ, मीडिया के लोग भी देखिए, हमारा आपका वीडियो भी कोई 18 घंटा का लगातार बना है, हुँ, तो ह्यूमन बिहेवियर है, कभी-कभी एबनॉर्मल बिहेव कोई भी आदमी, अब मोबाइल यहाँ रखा हुआ है, अनावश्यक उठा के कोई हुँ, अ, हम आप, तो कुछ उस तरह का आप उसी को लेकर के तिल का तार बना दे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। हुँ। लेकिन अनावश्यक चीज़ों को लोग बहस में ले आते हैं। तो मतलब आपको लग रहा है कि अगली बार का ये जो चुनाव है 2025 का, उसमें नीतीश जी मतलब पुरज़ोर तरीके से ही एनडीए के हाँ, फेस नीतीश रहेंगे? जी फेस हैं हुँ, और फिर सरकार भी बनेगी वहाँ, यह भी निश्चित ही है, हुँ, क्योंकि जनता चाहती है हुँ। और नीतीश जी ही फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कहाँ कोई फर्क है। जो सर मैं आने से पहले कुछ सवाल कम्युनिटी पे किया था हमारे और उन्होंने कहा वहाँ पे कुछ सवाल आए हैं। उसमें एक सवाल ये है कि आपका कोई भी स्टैंड जो है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं टिकता। आप खुद को एक फ्लेक्सिबल लीडर मानते हैं, लेकिन जनता की नज़र में जो है आप एक अनस्टेबल हो जाते हैं। अब जनता की नज़र में है, वो जनता जाने, उस हाँ, पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जी। लेकिन अलग-अलग समय पर अलग-अलग परिस्थिति रही है, जिस हुँ, परिस्थिति के चलते हमने अपना स्टैंड बदला है, जी, जो सब लोगों के सामने है। जी, लेकिन स्टैंड बदलते हुए अब जो लोग भी इस तरह का सवाल आपसे पूछने का आग्रह कर रहे हैं, जी। उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ हुँ, कि जब भी हमने उस तरह का कोई डिसीजन लिया है, पॉलिटिकल डिसीजन, हुँ, तो उस वक्त हम हमेशा सत्ता छोड़कर सड़क पर गए हैं। कभी सड़क से सत्ता में जाने के लिए इस तरह का डिसीजन हमने नहीं लिया कि चलो कुछ मिल रहा है तो कहीं दौड़ पड़े, कभी नहीं। पहली बार राज्यसभा की सदस्यता से मैंने इस्तीफा दिया था। अ, हम सरकार में थे, जो जिस पार्टी में हम थे वह पार्टी सरकार में थी और राज्यसभा की सदस्यता का कार्यकाल लगभग आधा बचा हुआ था, छोड़कर हम सड़क पर गए। भारत सरकार में हम मंत्रिपरिषद के सदस्य थे, किसी ने हटाया नहीं था, तो मंत्री, भारत सरकार में मंत्री रहते हुए हम छोड़कर सड़क पर गए। इस बार भी नीतीश जी के साथ थे, तो विधान परिषद की सदस्यता मेरी थी और आधा से ज़्यादा समय बचा हुआ था हुँ, हुँ, और उसको छोड़कर हम सड़क पर आए। तो हम जब आए हैं तो सड़क पर आए हैं सत्ता को छोड़ करके, हुँ, इसलिए यह आरोप मेरे ऊपर नहीं लग सकता है कि सत्ता की तरफ हम चले गए, लोभ में चले गए, लालच में चले गए, कभी नहीं गए। हुँ, हमेशा हमने कोई जगह छोड़कर सड़क पर जाने का काम किया है। हुँ, स्टैंड हमने बदला है, हुँ, लेकिन उसका कारण रहा है और इस कारण से हम सड़क पर जाते रहे। हुँ। भाई ठीक है, नहीं कुछ है तो हम अपनी जगह को छोड़ेंगे और जनता के बीच जाएंगे, यही हमने किया है। अच्छा, बिहार की स्थिति इतनी अभी भी इतनी खराब क्यों है? क्योंकि
युवा वहाँ का ठगा हुआ महसूस करता है, एजुकेशन वहाँ की बदतर होती जा रही है। आईएएस आईपीएस लेके तो हम ज़रूर घूम रहे हैं, आप तो खुद मिनिस्टर रहे हैं और एजुकेशन में बड़ा पद रहा है आपका। ये बिहार की स्थिति हमेशा इतनी ख़राब क्यों रहती है, और अभी तो फिर से सेशन बहुत लेट होता जा रहा है, तो उस पे आप कुछ बताएं। और अगर आप सत्ता में आ जाते हैं तो आपका क्या स्टैंड होगा? नहीं, देखिए, बिहार की स्थिति कुछ मामले में देश के अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत अच्छी नहीं है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन लगातार बिहार की स्थिति और बदतर होते जा रही है, इस बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति जो 15 साल पहले बिहार गया होगा, अभी चला जाए तो अपना गांव भी ठीक से नहीं पहचान पाएगा। अब गांव में वहाँ 22 घंटा गांव में बिजली रहती है, सुदूर देहात में सड़क चारों तरफ जाल बिछ गया। अब पटना शहर चले जाइए तो पता ही नहीं चलेगा कि यही पटना है क्या। और गांव में भी उसी तरह से परिवर्तन हुआ है। तो बहुत सारे काम हुए। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा में भी पहले से परिवर्तन हुआ है, शिक्षा व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। यह बात ठीक है कि अभी जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, लेकिन लगातार राज्य की सरकार कर रही है, भारत की सरकार की भी मदद मिल रही है। तो पहले से परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी और कुछ करने की जरूरत है। बद से बदतर शिक्षा की व्यवस्था नहीं होते जा रही, सुधार हो रहा है, लेकिन जितना सुधार होना चाहिए उसमें अभी और कुछ करने की जरूरत है। और हम यह कहेंगे कि बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन लगातार राज्य की सरकार कर भी रही है, तो इसलिए हो रहा है, होगा। युवा वाला सवाल है रोजगार का, तो एक तो युवाओं को इतनी जानकारी, अब धीरे धीरे लोग समझ भी रहे हैं कि नौकरी का, रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं हुआ करती है। रोजगार का मतलब है सरकारी नौकरी तो लिमिटेड है ना, कितने लोगों को, जितनी संख्या है उतने ही लोगों को नौकरी मिल पाएगी। लेकिन उसके अतिरिक्त जो स्वरोजगार का विषय है, खुद से कुछ धंधा करने का विषय है, इसमें लोगों को मन ज़्यादा लगाना चाहिए। जिनको नौकरी मिल गई सरकार में अच्छी बात है, जिनको न मिले और न उस तरह के लोग जिनको नहीं मिल पाता है दूसरा कोई रोजगार, तो भारत सरकार तो अब 20 लाख रुपया दे रही। आप पढ़े लिखे हैं, 20 लाख रुपया लेकर धंधा अपना कर सकते हैं। राज्य की सरकार भी अब लोगों को गाड़ी दे रही है, टेम्पू, बसेज इत्यादि, कि आप रोजगार कीजिए। तो धीरे धीरे रोजगार का भी वहाँ प्रयास हो रहा है, और बड़े पैमाने पर रोजगार हो, इसके लिए आपने कहा कि क्या करना चाहिए आगे, तो करने में तो बिहार में जो कृषि का प्रोडक्शन है उसको, रॉ मटेरियल उसको लेकर के, कृषि उत्पाद को लेकर के, और उस पर आधारित छोटा छोटा उद्योग बनाना पड़ेगा। और छोटे छोटे उद्योग बनेंगे तो वहाँ रोजगार भी मिलेगा और किसानों का भी भला होगा। तो इस तरह का काम हो भी रहा है, लेकिन अभी आगे और करना है। आपका क्या विजन होगा? क्योंकि अब वहाँ देखिए, अब यहाँ से ताल ठोक रहे हैं चिराग पासवान जी कि वो भी जाएंगे और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की राजनीति करेंगे, और उन्होंने अब ऐलान भी कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो वहाँ पे भी मतलब केंद्रीय दल बन के अब वो वहाँ पे जाके लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और उनकी एक विज़न रखा है। अब आप लोग का क्या विज़न होगा, आपका, आपकी पार्टी का, बिहार को लेके क्या कोई विज़न बनाए? देखिए, विजन तो एनडीए ने, हमने कहा, देखिए, एक तो शिक्षा को बेहतर, जितनी बेहतरी हुई है पहले से उसको और अच्छा करना पड़ेगा। और उसके लिए तो हमने कई सुझाव राज्य की सरकार को, जब हम भारत सरकार में मंत्री थे तब भी देने का काम किया था। लोगों को याद होगा, हमने 25 सूत्री डिमांड उस वक्त 2017-18 की बात है, राज्य की सरकार के समक्ष रखा था, और आज हूबहू राज्य की सरकार उन्हीं मांगों में से मानते जा रही है, और उसका असर भी दिख रहा है। हमने उस वक्त कहा था कि जो शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया है यह गलत है, इसको बदलना चाहिए। बीपीएससी या बीपीएससी जैसी कोई संस्था बनाकर दूसरी, और उससे बहाली का काम करना चाहिए। राज्य की सरकार ने डिसीजन लिया। अब पिछले कई वर्षों से बीपीएससी के माध्यम से प्राइमरी स्कूल के, मिडिल स्कूल के टीचर बहाल किए जा रहे हैं। जो पहले से बहाल लोग थे उनकी पात्रता परीक्षा ली जानी चाहिए। राज्य की सरकार ने परीक्षा ली। बायोमेट्रिक अटेंडेंस होना चाहिए, और बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो रहा है। तो इस तरह से
विजन तो एनडीए के पास है ही, और उस विजन पर काम चल भी रहा है, आगे और चलेगा। अब बात करते हैं थोड़ी युवाओं की, और युवाओं की बात ही चल रही है। बिहार की राजनीति में आपको लगता है जब आप लोग आए थे, आप लोगों का जब समय था, आप हों, लालू जी हों या फिर नीतीश जी हों, वो एक समय यंग चेहरा आए, बिहार को मतलब बिहार को एक नए तरीके से देखा जा रहा था। अब राजनीति में फिर से एक नया चेहरा आ रहा है, चिराग आ रहे हैं, तेजस्वी आ रहे हैं, प्रशांत किशोर आ रहे हैं, निशांत की बात चल रही है कि भाई उनको भी सभी लाने में लगे हुए हैं। आपको लग रहा है कि बिहार अब थोड़ा बदलने की ज़रूरत है और बदलाव की राजनीति होगी यहाँ पे नए देखिए, चेहरे के साथ? बदलाव तो प्रकृति का नियम है, हम्म, और अच्छा ही है, बेहतर है। नए आप लोगों को आना चाहिए राजनीति में, क्या आपको दिक्कत है? चिराग, अगर आपको तीन नेता तीन हैं, चिराग, तेजस्वी और प्रशांत किशोर उभर रहे हैं, वो अभी पहली बार चुनाव में बैठेंगे इस बार, आप किसको सबसे ज़्यादा चुनेंगे? आपको कौन सबसे ज़्यादा ब्राइट अरे लगता अभी है? नीतीश कुमार जी हैं, कोई वैकेंसी नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। जी जी। नीतीश कुमार जी हैं, हम्म अनुभवी नेता हैं, हम्म लगातार जनता के हक में उन्होंने काम किया है, हम्म तो नीतीश कुमार जी हैं, इसलिए हम्म। अभी किसी और ऑप्शन का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं नहीं, होता है। मैं तो अभी की बात ही नहीं कर रही, अभी तो नीतीश ये तो कुमार अभी हैं, की लेकिन बात तो अब अभी होगी ना, जी बाद की बात बाद में होगी। सर ने जो है चीज़ों को थोड़ा सा साइड कर दिया है कि भाई यंग, मैं पूछ रही हूँ कि यंग ब्रिगेड जो आ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा ब्राइट कौन लग रहा है? अब आगे की बात कर रही हैं, तो हाँ, अभी नीतीश कुमार जी हैं, आगे जब वैकेंसी होगी तब तक जिनको यंग करें वही लोग वही एजेड हो जाएंगे, फिर नया कोई यंग आ जाएगा, जी जी तो जी। तब की बात तब होगी ना। हाँ हाँ। अच्छा, महिलाएं बड़ी अभी मतलब 2014 के बाद से कहूँ, महिलाएं बहुत ताकत में आई हैं और महिलाओं के रिजर्वेशन की बहुत सारी बातें हो रही हैं। बिहार की महिला की मतदाता की अगर बात करें तो क्या अभी भी वो किचन तक या डेली वेजेस के काम तक सिमटी हुई रहेंगी, या आपको संबोधित करना हुआ तो आप उनको कैसे संबोधित अरे करेंगे? देखिए, जी देश भर की तमाम राज्य की सरकारों ने महिलाओं के लिए कुछ न कुछ किया है, जी। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य सरकार ने किया है और तो किसी वो भी है। मुख्यमंत्री ने, तो नीतीश कुमार जी ने और बिहार राज्य ने किया है हम्म महिलाओं के लिए। हम्म पहली बार उनको लोकल बॉडी में रिजर्वेशन देकर प्रतिनिधि बनने का मौका महिलाओं को, हम्म और महिलाओं में भी सभी सेक्टर के महिलाओं के लिए, दलित भी, अति पिछड़ा भी, बाकी सामान्य जात की महिलाएं भी, सबके लिए। और आज इतना सशक्तिकरण महिलाओं में आया है कि पहले तो बात करने, चौखट से बाहर जाने में ही चकती थी या नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन आज तो जिला परिषद की अध्यक्ष बन रही है और डीएम के सामने कुर्सी पर बैठकर बात कर रही हैं। जी। तो इतना सशक्तिकरण हुआ है। नौकरी में जिस रूप में नीतीश कुमार जी ने रिजर्वेशन दिया, आप चले जाइए, हम लोग जाते हैं अभी और कहीं भी हमारी सुरक्षा में पुलिस की स्कॉट गाड़ी होती है, उसमें 6 अगर जवान है तो उसमें 3 महिला है, 4 महिला है, लड़की सब आती है। तो हर तरह से उनका एम्पावरमेंट इतना हुआ है, नौकरी में, बाकी जगह महिलाओं की संख्या, अब जीविका जो दीदी हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, सब तो महिलाएं ही हैं। और एक आप वहाँ जाकर अगर इंटरनल सर्वे कीजिए तो एनडीए की सरकार फिर आएगी, उसमें बहुत बड़ा रोल महिलाओं का होने वाला है। हाँ, बस वही निश्चित रूप से रहा है। जी। तो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, तो महिलाओं का अट्रैक्शन तो सबसे ज्यादा है। और अभी फिर से अब तो यह स्थिति है बिहार में भी कि कोई हस्बैंड कहें कि तुमको इस पार्टी को वोट देना है, तो इनकार करेंगे कि नहीं, आपको जहां मर्जी हो वोट दीजिए, हमारी मर्जी, यहाँ हम वोट देंगे। तो इतना सशक्तिकरण हुआ है, और सशक्तिकरण हुआ है, वहाँ की सरकार का बहुत बड़ा रोल है। तो फिर से यही सरकार आवे, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और आपने तो लालू जी के साथ भी काम किया और नीतीश कुमार जी के साथ भी काम किया। एक को आपने विकास पुरुष कहा और दूसरे को आपने मंडल का मसीहा कहा, लेकिन सबसे ज़्यादा आपकी नज़र में नीतीश जी का प्रभाव रहा है। लेकिन अगर आप अनबायस तरीके से बोलें तो सबसे ज़्यादा प्रभाव आप खुद किसको मानते हैं बिहार में? तो देखिए, एक तो लालू जी के साथ बहुत काम करने का मुझको मौका नहीं मिला। शुरुआती दौर में जब पार्टी एक ही थी, नीतीश जी भी लालू जी के साथ ही थे, एक ही दल था। हाँ। समता पार्टी वहीं से निकली। तो उस वक्त, हालांकि उसके थोड़े दिन पहले ही हमने राजनीति की शुरुआत की थी, तो उस कारण से ठीक है कि लालू जी भी नेता हम लोगों के थे उस वक्त।
लेकिन फिर बाद में चलकर जब अलग समता पार्टी हो गई तो लालू जी के साथ बहुत काम करने का मुझको अवसर नहीं मिला। फिर भी लालू जी और नीतीश जी में कंपेरिजन कीजिएगा तो दोनों का फेज अलग अलग था। प्रारंभ में लालू जी का जब फेज था उस समय लालू जी की जो भूमिका थी, कुछ जो उनके ड्रॉबैक्स हैं उनको छोड़ दीजिए, जिसमें चारा घोटाला वगैरह का स्टेज आ गया, उसको अगर छोड़ दीजिए तो लालू जी ने समाज को जगाने का बहुत बड़ा काम किया। जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनको जगाने में, उनके बीच अवेयरनेस लाने में लालू जी का नाम इतिहास उनको याद रखेगा। लेकिन हाँ, उसके बाद उसकी भूख को तो उन्होंने जगाने का काम किया, लेकिन उसकी भूख की पूर्ति नहीं कर पाए। जिससे विकास होना चाहिए था, शिक्षा की व्यवस्था होती, स्वास्थ्य की व्यवस्था होती, स्कूल कॉलेज बनते, सड़क बनती, बिजली आती, इस पर लालू जी का ध्यान बिल्कुल नहीं था। तो यह जो उनका पक्ष था यह बहुत ही कमजोर था। नीतीश जी का जो जब समय आया तो नीतीश जी, अच्छा यह भी देख लीजिए कि जब लालू जी थे तो लालू जी के समय बिहार के लोगों की अपेक्षा लालू जी से वह नहीं थी जो नीतीश कुमार जी से अपेक्षा हुई। अपेक्षा भी अलग अलग थी। उस समय लालू जी से वही अपेक्षा थी जो लालू जी ने जिस अपेक्षा की पूर्ति की। नीतीश जी जब आए तो नीतीश जी से फिर वह अपेक्षा नहीं थी कि लालू जैसे कर रहे वैसे कीजिए, इनसे अपेक्षा थी कि नहीं आप डेवलपमेंट का काम कीजिए। तो नीतीश कुमार जी ने जितना डेवलपमेंट का काम किया, लालू जी के समय लॉ एंड ऑर्डर का एक सिचुएशन जितना बद से बदतर हो गया था, एक तरह से जो कुशासन कहा जाता है, वहाँ से बिहार को बाहर निकालने का काम, यह दायित्व नीतीश जी के ऊपर था, नीतीश जी ने किया। तो दोनों की भूमिका अपने अपने समय पर रही है और नीतीश कुमार जी तो लगातार उस भूमिका में अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अभी पिछले दिनों में जिस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है और जिस तरह से खुलेआम लोगों को मारा जा रहा है, बिजनेसमैन को मारा जा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए उसमें घटना तो कुछ हुई है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन घटना के बाद प्रशासन का दायित्व तो क्या है, सरकार का क्या दायित्व है, इस पर गौर करना चाहिए। और जहाँ भी कहीं घटना हुई, घटना के बाद तुरंत पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की, मामले का उद्भेदन हुआ, कौन अपराधी है उसकी पहचान हुई, उसकी गिरफ्तारी हुई, त्वरित कार्रवाई हुई। तो प्रशासन की जो ड्यूटी है घटना के बाद कार्रवाई ईमानदारी से करने की, इसमें पुलिस प्रशासन वहाँ निश्चित रूप से हर तरह से तत्पर है, दिख भी रहा है और तत्परता आगे भी रहेगी। अच्छा ये बताइए, चलते चलते दो सवाल। आप बिहार में जंदाहा से आते हैं, वैशाली से, और मैं आपको बताऊं कि मैं भी वहीं से आती हूं। मैं जिस कॉलेज में पढ़ी वहाँ के ये प्रोफेसर रहे, और मुझे लगता है ये जानना हमारे दर्शकों को बहुत ज़रूरी है। लगातार मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ काम कर रही हूँ, लेकिन अगर आप कहें कि आप इतने छोटे से गांव से आए, मैं हर बार कुछ बिहार के लिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए, इतने सारे IAS IPS सभी निकलते हैं, लेकिन हम कहाँ पिछड़ जाते हैं? देखिए, जब IAS IPS की चर्चा आप कर रही हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों का भी सीना चौड़ा होता है जब UPSC का रिजल्ट पब्लिश होता है, जब खबर छपती है कि बिहार से इतने IAS इतने IPS बन गए, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन फिर अफसोस तब होता है कि बिहार से बाहर जब यही IAS IPS चले जाते हैं, देखिए आज भारत सरकार में कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां महत्वपूर्ण जगह पर बिहार के अधिकारी नहीं बैठे होंगे। आप विभिन्न स्टेट्स में चले जाइए, तेलंगाना चले जाइए कि कर्नाटक कहीं चले जाइए, वहाँ बड़ी बड़ी जगह पर बिहार के अधिकारी होंगे। लेकिन बिहार से बाहर जब चले आते हैं तो बिहार पर जितना ध्यान उनका होना चाहिए नहीं ध्यान लोग दे पाते हैं। तो कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई मैट्रिक पास आदमी ही अगर बिहार का है, उसने छोटी सी दुकान खोल ली और 2 आदमी को रोजगार दे दिया तो वो ज़्यादा अच्छा है, न कि कोई IAS IPS बन करके और चला गया, बिहार को भूल गया। एक आदमी को उस व्यक्ति से लाभ नहीं है बिहार के आदमी को, तो थोड़ी परेशानी होती है। तो है, इस तरह की सोच है, लेकिन अब पहले और आज में बहुत फर्क भी है। अब ऐसा नहीं है, लोग कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाकर नौकरी की, विदेश भी गए और वहाँ से लौटकर बिहार के गांव में जाकर अब लोगों को रोजगार कैसे मिले इस पर लोग सोच रहे हैं, कर रहे हैं। तो अब परिवर्तन पहले से हुआ है और आगे होगा। अच्छा, चलते चलते एक और सवाल,
आपकी डेली रूटीन क्या होती है, और बिहार जब आप जाते हैं आप, तो सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? देखिए, आप तो घर की हैं तो उसमें क्या है, डेली रूटीन तो जो हर आदमी का है वही डेली रूटीन है, लेकिन उसी में थोड़ा सा जी। तरीका बदल जाता है। हुँ, तरीका मतलब रात में समय पर सोना, समय पर जगने का प्रयास करना। हम हुँ, करते हैं प्रयास। हुँ, प्रयास में 100 में 100 दिन तो हम लोग नहीं सफल होते हैं, क्योंकि इस तरह का हम लोगों का लाइफ है जी, कि कई बार बहुत ही व्यस्तता रहती है, तो नहीं सफल होते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं। फिर समय पर खाना हम कोशिश करते हैं। क्या खाना, कितना खाना, हुँ, इस पर तो हम बिल्कुल अपने को कंट्रोल रखते हैं। जी। मुझे देख के लग रहा हाँ, है, इसलिए मैं कह रही समय हूँ। के मामला में थोड़ी मजबूरी हो जाती है। हुँ, लेकिन फिर हम कहेंगे कि कोशिश जब आदमी करता है ना किसी हुँ, भी चीज़ के लिए, हुँ, कई लोग यह कहेंगे कि बहुत ही व्यस्तता है इसलिए हम कैसे करें। हुँ, ऐसा नहीं है, दिमाग में अगर रख लीजिए कि कैसे करें तो कभी नहीं हो पाएगा। हुँ, कोशिश कीजिए कि नहीं, तमाम व्यस्तता के बावजूद हमको यह काम करना है, हुँ, तो 100 में 100 नहीं 80% आप सफल हो जाइएगा, 70% सफल हो जाइएगा। हुँ, तो हम भी यही प्रयास करते हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में, खाने पीने इत्यादि के मामला में, हुँ, सोने जगने के मामला में। तो इस तरह से हम टाइम का मैनेजमेंट हमारे मन में हमेशा रहता है। जैसे अगर फ़ोन पर आपसे बात हुई और आपसे हमने कह दिया कि आप 20 मिनट में आइए, तो 20 मिनट कहने के पहले मेरी नज़र घड़ी पर जाती है कि इनको 20 मिनट कहें कि 30 मिनट कहें। हुँ, सामान्य तौर पे आदमी ऐसे ही बोल देता है, जी, जबकि उसके पास और काम है जो 1 घंटा में होने वाला है और 1 घंटा में आपसे मिलने वाले हैं। जी, लेकिन ऐसे ही लोग बोल देते हैं। हुँ, लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते, हम देख करके कि इतना टाइम मेरे पास है हुँ, और यह काम है, इसको निपट लेंगे, तब तक फिर हम मुलाकात करेंगे। तो टाइम का मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसको मैनेजमेंट इसका हम प्रयास मुझे करते हैं। पता चला कि आप अभी भी जाते हैं, तो कभी-कभी खाली समय में बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ, ये हमारे गाँव पर जी, आप मौका निकाल कर, जो हमने आईएएस, आईपीएस के बारे में कहा, हाँ, आप लोग मीडिया में भी बहुत सारे लोग बिहार के हैं। जी, हम पार्लियामेंट के सामने होते हैं तो देखते हैं कि बिहार के लोग परसेंटेज में बड़े बहुत बड़ा रेशियो है उनका, जी, हर मीडिया में। जी, तो सब लोगों को उधर भी देखना चाहिए, आप भी जाइए गाँव में, हुँ, देखिए। हुँ, तो वास्तव में हमने अपने गाँव पर हुँ, एक जगह रखी है, हुँ, जिसमें छोटे-छोटे बच्चे, जो बगल के बच्चे हैं, हुँ, मेनली दलित परिवार के बच्चे हैं। हुँ, हमारे गाँव में शिक्षा का भी बहुत अभाव है हुँ, हुँ, और उस दृष्टि से 70 से 80% परिवार इस तरह के होंगे, जहाँ फर्स्ट जनरेशन भी कोई शायद मैट्रिक पास न किया हो। अच्छा, तो उस तरह के जो बच्चे हैं, खासकर दलित परिवार के, इकोनॉमिकली भी बहुत वीक हैं। तो स्कूल है बगल में, लोग स्कूल जाते हैं बच्चे, और स्कूल से लौटकर होमवर्क बनाना है, क्या है, नहीं है, घर में देखने वाला भी कोई नहीं। वैसे बच्चों के लिए हमने, स्कूल तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन एक सपोर्ट के लिए वहाँ जगह रखी है और एक टीचर हमने रख दिया है सैलरी पे, और जब स्कूल से बच्चे लौट कर आते हैं तो उनको वहाँ सपोर्ट मिलता है हुँ, और हमको भी मौका मिलता है। हालांकि मौका कम मिलता है, अब हुँ, इलेक्शन है अभी, तो और ज़्यादा ही व्यस्तता बढ़ेगी। हुँ, तो जब भी मौका मिलता है तो थोड़ा समय निकल कर हम बच्चों के बीच जाते हैं और कुछ पढ़ाने का भी काम हम करते हैं, या हुँ। ठीक जानकारी आपको? तो इस बार के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जी जो हैं वो किंग मेकर होंगे, या मैं फिर से वही रिपीट कर रही हूँ, आप कहेंगे मैंने बता दिया है कि किंग बनने की तैयारी है? क्योंकि देखिए, एक समय आएगा जिसके बाद नीतीश कुमार जी थोड़े से साइडलाइन हो जाएँगे, चाहे 2 साल बाद हो या 3 साल बाद हो। उसके बाद की स्थिति अगर मैं बात करना चाहूँ। अब उसके बाद की स्थिति पर तब बात करेंगे जब स्थिति आएगी। जी। अभी नीतीश जी हैं, हुँ, इसलिए कोई भी, हम क्या, कोई भी किंग बनने की बात दूर-दूर तक ना सोचे। हुँ, कोई सोच भी रहा है, इवन विपक्ष के लोग भी सोच रहे हैं, तो मुगालते में हैं। हुँ, नीतीश जी ही रहेंगे, अभी कोई विपक्ष को भी मौका नहीं मिलने वाला है, हुँ, किसी को नहीं मौका मिलने वाला है, इसलिए कि वैकेंसी ही नहीं है। हुँ। जब वैसी बात होगी तब की बात तब करेंगे। अच्छा, एक बात और बता दें चलते-चलते कि एनडीए में भी कहीं सुगबुगाहट है क्या, कि कुछ जैसे महागठबंधन में चीज़ें पलट रही हैं? मुझे नहीं लगता कि चुनाव आते-आते कुछ और बदल जाएगा। जिस तरह से चिराग जो है वो ताल ठोक रहे हैं। आपके लिए बार-बार पूछा जा रहा है कि आप टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। तो कुछ आपको लग रहा है क्या कि सीटों के बँटवारे के बाद डामाडोल कोई स्थितियाँ? डावाडोल स्थिति नहीं होगी। हाँ, 100% से ज़्यादा निश्चिंत रहिए, लोग निश्चिंत रहें।
एनडीए जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में पूरी एकजुटता के साथ है, रहेगा। कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। अब कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं तो उनकी मर्जी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। एक टसल आपकी बताई गई सम्राट चौधरी जी के साथ भी। ये किसने बताया? बिल्कुल बेबुनियाद है। कि कोई आप मतलब दोनों नहीं। ही एक ही जाति को रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों ही बड़े दबदबे के साथ नहीं, सामने उससे आते हैं। क्या होता है, हम लोग बिल्कुल एक जात से हैं, लेकिन एक जात से अनेक लोग एक पार्टी में होते हैं। ये तो गठबंधन हमारा है, तो बीजेपी में हम जेडीयू हम अपनी पार्टी में हैं। तो गठबंधन में है, लेकिन अगर एक पार्टी में भी है तो आदमी उसे क्या फ़र्क पड़ता है, सब लोग साथ मिलकर काम करते हैं। और एक समय था कि लोग इस तरह की बात लाकर आपस में झगड़ा लगा देते थे। हम लोग झगड़ा करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग मिल कर के बिहार को आगे बढ़ाने में भरोसा रखते हैं। इसलिए किसी ने यह बात कह दी है, पूरे तौर पे गलत बात है। और इस पर कितनी सीटें आ रही हैं एनडीए को बिहार में? लक्ष्य तो हम लोगों ने निर्धारित किया है मिनिमम 225। देखिए लक्ष्य को हम तो मेरा तो विश्वास है कि लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करेंगे। तो लक्ष्य को इस बार एनडीए प्राप्त कर लेगी बिहार में। और ऐसी ही और इंटरव्यू के लिए और बिहार चुनाव हमारे साथ जाना ना भूलिएगा। तब तक जुड़े रहिए इंडिया.com के साथ।